Hello everyone, welcome to Y Academy and this is the third lecture of geometry. तो in the previous lecture हमने कुछ angles related questions किए थे, एंगल और triangles related questions किए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स के कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे लाइक सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एटसेट्रा। क्लियर है? तो आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसी भी ट्रायंगल के इन सारे टर्म्स के लिए। किसी भी ट्रायंगल में ये चार सॉरी किसी भी ट्रायंगल में चार टर्म्स होते हैं। एक होता है हमारा सर्कमसेंटर, दूसरा होता है हमारा इनसेंटर, तीसरा होता है हमारा सेंट्रॉइड, चौथा होता है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर इनकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी दी थी, क्या होते हैं ये एक्सप्लेन किए थे वहां पर, लेकिन एक बार हम लोग जल्दी से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें हो सकता है उनमें और आपको मैं एक्स्ट्रा ऐड करके दूं। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कमसेंटर। ये सर्कमसेंटर क्या है? सर्कमसेंटर सर्कमसेंटर देखो क्या होता है, सबसे पहले जानो। सर्कमसेंटर का केस ये है कि कोई भी ट्रायंगल नहीं, तीन ट्रायंगल लेंगे। एक लेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। मान लीजिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सर्कमसेंटर क्या होता है सबसे पहले जानो। सर्कमसेंटर जो होता है वो मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक, तो अब मैं अगर एबीसी एक ट्रायंगल ले लूं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से नहीं आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये बात ये नहीं कि वर्टेक्स से आएगा, वो कहीं से भी बन सकता है। तो बस हमको क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो ये जो पॉइंट मिल गया दिस इज नोन एज, मैं इसको इस पॉइंट को नाम देता हूँ, चलो के देता हूँ, तो ये कहलाएगा हमारा सर्कम सेंटर। ये क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा। क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। क्लियर? अच्छा, बात आती है एक्यूट एंगल। तो ये इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है ना, सर्कम सेंटर। इसके बाद जो बात आती है इन सेंटर की, किसकी बात आती है? इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? देखो एक मिनट, मेरा जो बस जो अच्छा, ये अरे सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो ठीक है, इसमें बात आती है एक्यूट एंगल के बाद में आती है बात ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कुछ इस तरीके से हमारा फिगर होता है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और अगर मैं इस ट्रायंगल का क्या निकालने चलूं और सर्कम सेंटर, तो बताओ इसका अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला मैंने, ठीक है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, इसका इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। जब इसका निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका आएगा हमारे पास में। मान लो मैं इसका निकाल रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसका निकाल रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है, इसका निकाल रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो जब ये देखो, इसका निकालूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा, इसका निकालूंगा ये हो जाएगा, इसका निकालूंगा ये हो जाएगा। तो ये कहीं आगे जाकर के किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे जाके सारे। इस पॉइंट पे सारे मिल रहे हैं, सारे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट कहलाया, ये कहलाया सर्कम सेंटर। तो इन दी केस ऑफ क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये एंगल कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो ये होता है, इट लाइज आउटसाइड, इट लाइज आउटसाइड, ये बाहर की तरफ लाई करता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? लेकिन बात जब आती है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है?
उसका क्या होगा, आइए देखिए। मान लीजिए एक रेक्टेंगल ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक। हाँ, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ यहाँ पर आया, इसका निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये सब एक दूसरे से ही हाइपोटेनस पर ही क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, हमेशा हाइपोटेनस में ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो ये क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। ये क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। इसको भी के से डिनोट किया मैंने, यहाँ पर भी इसको के से डिनोट कर सकते हो, सरकम सेंटर। इट लाइज ऑन हाइपोटेनस, ऑन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे लाई करेगा। सरकम सेंटर जो होगा के, इट लाइज ऑन हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस पे लाई करता है। क्लियर है ना, ये हाइपोटेनस पे लाई करेगा। इस केस में अंदर लाई कर रहा है, इस केस में बाहर लाई कर रहा है, और इस केस में हाइपोटेनस पे लाई करेगा। नोट करिए इतनी बात और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, मतलब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में, कुछ इस तरह का ट्रायंगल मान लो लेते हैं। इस ट्रायंगल में इसको देता हूँ 6, इसको देता हूँ 8, इसको देता हूँ 6, इसको देता हूँ 8, और ये हमारे पास में एक परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करते हैं। तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी। पी का डिस्टेंस निकालो, इसमें पी का निकालना है, इसमें पी का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले काम कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या कर लेते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट मान लो डी, अगर ये परपेंडिकुलर है इस पे तो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर, मतलब ये इस पे आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर। तो मान लो ये पूरी कितनी हो गई, 10 हो गई। एक मिनट के लिए देखते हैं, ये पूरा कितना हो गया, 10 हो गया। ये हो गया तो ए बी एंगल ट्रायंगल हुआ। और ये 10 कैसे निकालेंगे हम लोग, 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट याद करो, मैंने अभी पढ़ाई थोड़ी देर पहले आपको, एक इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाई थी। 6 8 10 ट्रिपलेट होती, तो ये 10 हो जाएगा। अब पी की वैल्यू निकालो, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं लिख सकता हूँ ए सी इंटू बी डी, लिख सकता हूँ। अब 1/2 ए बी कितना दिया गया हमारे पास में, 6 दिया गया है, और बी सी कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। 1/2 ए सी कितना दिया गया है, ए सी दिया गया है हमको 10, और बी डी कितना दिया गया है, फाइंड, मतलब पी फाइंड करना है। सॉल्व करो 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 4/5, तो P इज इक्वल टू 4.8, तो भी यूनिट हो, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, दिस इज 4.8 आ जाएगी। क्लियर है ना, तो इस पॉइंट पर लग कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ एक बात और कही जा रही है यहाँ पर, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था कि मान लो उन्होंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर डी, तो मान लो इसमें यही कहते कि वो एबीसी ट्रायंगल में ये बात बोलते कि ये जो पॉइंट है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं बोलता कि ये पॉइंट एम जो है ये मिड पॉइंट है। एम जो है मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है, एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो बेटा ये इसके इक्वल हो जाएगा। और मिड पॉइंट है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल। कभी भी याद रखना, सरकम सेंटर ऑफ right angle triangle is midpoint of AC, midpoint of AC। AC का क्या होता है, वो मिड पॉइंट। और अगर ये AC का मिड पॉइंट है तो जो AM है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM। क्योंकि ये सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, सरकम सेंटर का मतलब होता है, पूरी बात देख लो, जब इसका परपेंडिकुलर निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, तो ये जो मिली हमको पॉइंट, ये निकला सरकम सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो, ये सब क्या होती है आपस में इक्वल। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को लेकर सर्कल बनाऊं तो ये जाएगा इस तरीके से, क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसको सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से सर्कल हमारे पास में बनेगा। तो बेटा देखो, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये है कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, दैट इज नोन एज सरकम रेडियस। am इज इक्वल टू सी एम, am इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है ना, ये सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। am इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू बी एम, ऑल साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे लिए, इक्वल कहलाएंगे साइड्स। पहली चीज तो ये हो गई। तो अब अगर कह दिया जाए, इस केस में कह दिया जाए कि ये 9 है, सॉरी यही इसी का देखो क्वेश्चन, ये 6 है और ये 8 है, और ये पूरी कितनी दी गई है, 10। तो कह रहे हैं कि बताओ सरकम रेडियस क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 5। क्यों, ये भी रेडियस ए एम, सी एम भी रेडियस है और बी एम भी रेडियस है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बी एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर, मैं क्या कह रहा हूँ कि बी एम इज अ रेडियस। कौन कहता है भाई सर्कल इस तरह से बनाया गया है और ये मैंने डायमीटर ले लिया मान लो, और ये ले लिया रेडियस, तो जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो। तो ये अगर परपेंडिकुलर नहीं तो क्या रेडियस नहीं होंगी ये, क्लियर है ना। हाँ चलिए, तो r इज इक्वल टू 5, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन था, ये खाली इसमें कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लो कि d को मिड पॉइंट दे देते और कहते कि बताओ सरकम रेडियस क्या है, तो आप बोलते कि सरकम रेडियस 5 हो जाएगी। ये सिर्फ इससे इस क्वेश्चन में एक स्पेशल केस बना दिया मैंने कि अगर d क्या होता, मिड पॉइंट होता, तो फिर सरकम रेडियस क्या हो जाती, कैपिटल R इज इक्वल टू 5 हो जाती। ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी रुको, अभी और भी इसमें थोड़े से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पूरे उसका। देखिए, जैसे मानिए इसी में एक केस और देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक कंडीशन में लिख के देता हूँ कि इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ठीक, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इससे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है, मान लो D ड्रॉ किया गया, ठीक। इसकी साइड को मैंने ले लिया, ये A ले लिया, और इसको मैंने क्या ले लिया, B ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है, यही होगा, ठीक। इसको मैंने क्या ले लिया, B ले लिया, दिस इज नोन एज B, दिस इज नोन एज A, और इसको मैंने ले लिया P। ये परपेंडिकुलर है, इस बार क्या है, परपेंडिकुलर। तो रिलेशन क्या बन के आते हैं, रिलेशन क्या बन के आते हैं, ये देख लो। रिलेशन बन के ये आता है कि जो ये P है, और इसको मैं ले लेता हूं C, दिस इज नोन एज C, आई थिंक ये C होगा हमारे ख्याल से, हाँ ये C। तो रिलेशन बन के आता है, जो P के बीच में रिलेशन आता है, तो P इज इक्वल टू जो निकल के आएगा A इंटू बी अपॉन सी, A इंटू बी अपॉन सी। इस रिलेशन को याद रखो, मतलब ये इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई करोगे, इनके बीच में रिलेशन आता है। लेकिन ये रिलेशन आपको पर्याप्त नहीं लगेगा। मैं अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि सर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाई पाइथागोरस अप्लाई किया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी एक मिनट, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये रिलेशन आपने कभी न कभी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में भी प्रूव किया होगा। सर ये रिलेशन कहाँ से आया, इस रिलेशन को आप कहाँ से लेकर के आए, इस रिलेशन को हम लोग PABC रिलेशन लाना है, तो एक ट्राइंगल को हमने लिया, इस ट्राइंगल को ले और बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ कर दोगे, और सिमिलैरिटी अगर आप एग्जिस्ट करते हैं दो ट्राइंगल के बीच में, तो उस तरह के केसेस में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, आसानी से आप कर सकते हैं। मगर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, हर चीज मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। आप खुद से भी कुछ सोचे कि P इज इक्वल टू A इंटू बी बाई सी हो जाएगा। इतना रिलेशन दिमाग में सेट करके जाओ। रीजंस पे काम करना था तो पूरा साल पड़ा था, ठीक है ना, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, मैं इतनी सारी बातों को मैं खुद बहुत
कॉम्पैक्ट करके पढ़ा रहा हूँ कि ये बात भी बता दूं, उस जगह पे ये भी बता दूं। तो इस तरह के नोट्स बना रहा हूँ, इस तरह का लेक्चर पूरा कंप्रेस करना, इतना बड़ा ज्योमेट्री का लेक्चर 5 क्लासेस में, 4-5 क्लासेस में, तो ये भी बहुत हेक्टिक वर्क हो जाता है बच्चों। इसलिए थोड़ा मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि माइंड ना करिएगा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा करवाना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड क्या होता है। इतनी बातें तो हो गई हैं, आइए सेंट्रॉइड डिस्कस करते हैं, फटाफट दिखते जाओ। सेंट्रॉइड क्या होता है? मान लो ये ट्राइंगल है, एक एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है बच्चों। ये एबीसी जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इसका मीडियन ड्रॉ कर दो। ये मीडियन है, मतलब इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा है, ये इसका मीडियन हो गया ई, ये इसको डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से ये इसका मीडियन हो गया एफ, ये इसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर है ना? मीडियन हमको बहुत अच्छे से मालूम है, जी पॉइंट कहलाता है। तो ए जी इज टू जो जी डी है दैट इज इक्वल टू 2:1। सिमिलरली बी जी इज टू जी ई है दैट इज इक्वल टू 2:1। सिमिलरली सी जी इज टू जी एफ है दैट इज इक्वल टू 2:1। ये रिलेशन हमारे पास में एग्जिस्ट करते हैं इन दिस केस। क्लियर है ना? ये बात सबको मालूम है कि इनका और इनका रेशियो ये बन जाता है। क्लियर हुई बात ना? बस इतनी सी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे सेंट्रॉइड को लेकर के। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं सेंट्रॉइड में। सेंट्रॉइड में बहुत ज्यादा बातचीतें नहीं है, इतनी है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए सेंट्रॉइड का जो है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं हर उसमें क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा इंपॉर्टेंस ले लें। जैसे मैंने बोला कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी जी इज अ सेंट्रॉइड, जी इज सेंट्रॉइड। तो ए जी इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी जी सी। तो मैं एक ट्राइंगल लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक हो गया हमारा, ये एक ट्राइंगल हमारे लिए हो गया। चलो देखो, अब मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, जी इज अ सेंट्रॉइड, और मान लो कि पॉइंट जी है। ये पॉइंट क्या है? जी, जो सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो मैंने इसको लिया ए जी, दिस इज ए, दिस इज जी, और ये हुआ बी और ये हुआ सी। एक मिनट के लिए देख लो, ये सेंट्रॉइड है जी, इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दो, ये डी हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड जी। वो कह रहे हैं कि जो ए जी है वो बी सी के, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 2x ले और इसको मैं x लूँ, हमको पता है ना कि ए जी इज टू जी डी क्या होता है, 2:1। मैं इसको 2x, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि ए जी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। ठीक, तो कह रहे हैं एंगल बीजीसी बताओ, इस एंगल की बात आओ, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो एक बात जरा मुझे बताओ, ये मीडियन है ना, कौन? बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा, पूरा 2x, तो ये x हुआ, ये x हुआ, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है? x। तो बताओ मुझे, एक सर्कल के अंदर कुछ इस तरह से कंडीशन होती है कि नहीं होती है? मुझे बताओ। ये सेंटर से मिल रहा है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसको इक्वल। अगर मैं इसको x दूं, इसको x दूं, तो इसको x दूं, तो ये इस पे इस तरह से अगर मैं सेम, इस पे अगर एक सेमी सर्कल बनाऊं, तो वो इन वर्टेक्स पे होता हुआ जाएगा। देखो, अगर मैं सेमी सर्कल बनाऊं तो कुछ इस तरह से जाएगा। क्यों? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, ये सारा क्या है? एक्स एक्स है। तो मुझे बताओ, ये जो एंगल बना यहाँ पर, ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना होगा? एक सेकंड बच्चों, ठीक। तो बेटा देखो जरा, ये जो एंगल आप देखोगे, ये एंगल कितना बनेगा? तो आपको याद होगा, थ्योरम आपने पढ़ी है 9th क्लास में, क्या? एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो वी कैन से दैट, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देयर फोर एंगल बी जी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा? एंगल इन द सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल बनाएगा ना, ये एक सेमी सर्कल बनाएगा और ये डायामीटर होगा, और देखो ये रेडियस, ये रेडियस, और ये उसमें वो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल पे। क्लियर है नहीं क्लियर? नोट कर लो उस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रॉइड के बाद ऑर्थो सेंटर की। किसकी बात करते हैं? ऑर्थो सेंटर की। अच्छा, सेंट्रॉइड के केस में क्या होता है, तीनों
पॉइंट्स क्या होते हैं, तीनों पॉइंट्स एक में लाई करते हैं, तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, अंदर ही लाई करते हैं। मतलब सेंट्रॉइड, सॉरी तीनों पॉइंट्स कह रहा हूँ, सेंट्रॉइड के केस में मतलब ऐसा सेंट्रॉइड जो होता है वो तीनों ट्राइंगल में अंदर ही लाई करता है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, चाहे फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो। सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ये कभी बाहर लाई नहीं करता। इसलिए मैंने तीनों में से कोई केस डिस्कस नहीं किया इन इन सेंट्रॉइड, एक ही ट्राइंगल बनाया और एक ही ट्राइंगल के तीनों कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके साथ साथ ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर में क्या होगा, आइए देखिए ऑर्थो सेंटर डिस्कस करते हैं। देखो हिंडलो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? ऑर्थो सेंटर जो होता है ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जब लूंगा तो इस केस में इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा। इससे एक ऑल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, इससे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और इससे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट मिल गया ए बी सी, ये जो पॉइंट मिल गया दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। मान लो इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनता है हमारा, ए बी सी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का केस क्या होता है कि अगर मैं क्या करूं, इसमें क्या बोला गया ऑल्टीट्यूड, मैं इस पे एक ऑल्टीट्यूड गिराता हूं, ठीक, और अगर मुझे इस पॉइंट से ऑल्टीट्यूड इस साइड पे गिराना है तो मुझे इसको आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और तब ये ऑल्टीट्यूड बनेगा, आगे की तरफ जाएगा। सिमिलरली जब मुझे इस साइड पे, इस पॉइंट से इस साइड पे गिराना होगा तो इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा। एक ऑल्टीट्यूड मैंने इस पे गिराया और इस ऑल्टीट्यूड को जब मैं आगे की तरफ लेके आऊंगा तो कुछ इस तरह से ऑल्टीट्यूड यहाँ मिलेगा करके। तो देखो इन सभी के केस में क्या होता है, जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो जो ऑर्थो सेंटर होगा इट लाइज इन दिस ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर lies outside the triangle, outside the triangle। नेक्स्ट हमारे पास में एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर मैं देखो ए है, बी है और सी है, इसका ऑल्टीट्यूड इस साइड पे ये बना, इसका ऑल्टीट्यूड इस साइड पे ये बना, तो यहां से जो ऑल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से, तो इसको, इस ऑल्टीट्यूड को जब पीछे की तरफ लाओगे तो इसी पॉइंट पे मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इन दिस ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज at intersecting point of height and base, के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे लाई करता है, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। क्लियर है ना? तो ये तीनों कंडीशंस नोट कर लीजिए, समझ लीजिए या नोट कर लीजिए, मेरा बताना बस इतना था। नेक्स्ट हमारे पास में इस पे से हम लोग एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश तो ये है कि करा जाए क्वेश्चन को। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें से एक। आज मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। क्या है कि जब बात आती है किसकी, क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन लिखो बच्चों। एक क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके से दिया गया है, मैं प्रॉपर पोर्शन नहीं लिख रहा हूँ, समझना है सिर्फ आप लोगों को। ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ए बी एंड सी, ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ, इसमें से ये 6 है और ये कितनी है 8, ये 6 है और ये 8 है।
तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 6, 8 और 10, ये 10 दी गई है। ठीक, तो कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ, तो फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑर्थो सेंटर, फ्रॉम इट्स ऑर्थो सेंटर टू सरकम सेंटर, टू सरकम सेंटर, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स ऑर्थो सेंटर टू सरकम सेंटर। क्लियर है? देखो इस पॉइंट से ये, तो अभी कह रहे हैं कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो जो सरकम सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है? हाइपोटेनस पे लाई करता है। ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करता है? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पर हाइट और बेस मिलते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अब अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, ठीक, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए, आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट, तो बेटा ये कितना है 5, ये कितना 5, तो ये कितना हो गया 5। तो मैं कह सकता हूं क्या कि डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑर्थो सेंटर टू सरकम सेंटर क्या हो जाएगी? दैट इज 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। याद करो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, डिस्कशन ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? आइए इन सेंटर के बारे में जानते हैं। देखो इन सेंटर क्या होता है वो देख लो। इन सेंटर, एक ट्राइंगल जब लोगे आप, तो ट्राइंगल में क्या करोगे? ए बी सी। जब ट्राइंगल, तो इसका बाइसेक्टर निकाला मैंने, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर मैं निकालूंगा, तो ये एंगल इसके इक्वल है, और मैं इस एंगल का बाइसेक्टर निकालूंगा। हर एंगल का मैं क्या निकाल रहा हूँ? बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ। तो जो पॉइंट मिलेगा दैट इज नोन एज इन सेंटर। इन सेंटर होता है। इन सेंटर मतलब इसके अंदर इस तरह का सर्कल बनेगा। अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर लेता हूँ, दिस इज नोन एज आर। ऐसी परपेंडिकुलर यहाँ बनाएंगे, ऐसी परपेंडिकुलर यहाँ बनाएंगे, ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है ना। चलो, तो इन सेंटर के केस में दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप जब एक ट्राइंगल आपको दिया गया है और ट्राइंगल के इसका बाइसेक्टर निकाला, इसका बाइसेक्टर निकाला, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो इसको आई दिया, ये ए बी और सी, तो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। इस रिलेशन को याद रखो, इस पे क्वेश्चन शाहू पूछ चुका है, एक बच्चा मुझसे पूछने भी आया था। और एक बार अगर ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिया गया है और मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ये हो गया ए बी, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर निकालोगे, ये आई हो गया, और हमारे पास में एंगल ए हो गया। इस एंगल को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ये हो जाएगा रिलेशन हमारे पास में। दोनों रिलेशन हमारे पास बन गए। 90 माइनस एंगल ए बाई 2, एंगल बी आई सी इज इक्वल 90 माइनस एंगल ए बाई 2 और 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये दोनों रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इनको माइंड में रखिए। इतना था इन सेंटर। क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट में कराऊं। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, ये डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर और बनाएंगे जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल, और सर्कल की टेंजेंट्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जहां पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के क्वेश्चंस को करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शाहू स्क्रीनिंग एग्जाम। आगे ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।